सोमनाथ। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक अनेकों मंदिर हैं। ये मंदिर अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं और अलग अलग कालखंड में इनकी स्थापना हुई, और इन सभी मंदिरों की अपनी एक अलग कहानी भी है। इन मंदिरों से लोगों की न सिर्फ आस्था जुड़ी हुई है, बल्कि अनेकों परिवारों का पालन पोषण भी इनके द्वारा होता आ रहा है। ऐसा ही एक मंदिर स्थित है भारत के पश्चिमी छोर पर, जिसका एक लंबा इतिहास और दिलचस्प सफर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात के वेरावल में लोकेटेड फेमस और हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल यानी सोमनाथ मंदिर या देव पाटन की, जिसका इंपॉर्टेंस रिलीजन, कल्चर और मिथोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री में भी काफी सिग्निफिकेंट रहा है। यह टेम्पल हिंदूज के मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है और इसे लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अक्सर जब हम मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तो उसको कब और किसने बनवाया इसका जिक्र जरूर होता है, पर गुजरात का यह सोमनाथ टेम्पल अपने कंस्ट्रक्शन के मामले में एकदम यूनिक है, क्योंकि हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सोमनाथ टेम्पल का स्ट्रक्चर किसी मानव ने नहीं बल्कि खुद लॉर्ड सोम या मून गॉड ने कंस्ट्रक्ट किया था। हालांकि अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 1951 के अपने फाइनल कंस्ट्रक्शन से पहले इसे कई बार डिस्ट्रॉय किया गया और कई अलग अलग रूलर्स ने इसे रिकंस्ट्रक्ट कराया। लेकिन अभी भी ये अनक्लियर है कि सोमनाथ टेम्पल के फर्स्ट स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली कब बनाया गया, जो फर्स्ट मिलेनियम के अर्ली सेंचुरी से 9th सेंचुरी सीई के बीच माना जाता है। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो यह टेम्पल 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप। साथ ही इसकी पीक की ऊंचाई 150 फीट है और पीक पर लगे अर्न का वेट 10 टन है। इसके अलावा टेम्पल का मेन फ्लैग 27 फीट की ऊंचाई का है। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के समझते हैं इस ग्रेट आर्किटेक्चरल मार्वल के दिलचस्प इतिहास को। हिस्ट्री ऑफ सोमनाथ। दोस्तों, सोमनाथ की साइट एंशिएंट टाइम से ही एक पिलग्रिमेज साइट रही है, जिसकी वजह थी इसका एक त्रिवेणी संगम होना, यानी कपिला, हिरन और सरस्वती रिवर का कॉन्फ्लुएंस। और मिथोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है कि जब एक कर्स के चलते मून गॉड सोम अपनी लस्टर यानी चमक खो देते हैं, तब इसी साइट पर सरस्वती रिवर में नहाने से उन्हें अपना लस्टर वापस मिल जाता है, यानी जिसे हम वैक्सिंग और वेनिंग ऑफ मून के नाम से जानते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसी ट्रेडिशन के चलते इस टाउन का नाम प्रभास यानी लस्टर पड़ा। इस टाउन के ऑल्टरनेटिव नेम्स जैसे सोमेश्वर या सोमनाथ भी इसी ट्रेडिशनल टेल से अराइज हुए हैं। हालांकि सोमेश्वर नाम का हिस्ट्री में मेंशन 9th सेंचुरी के स्टार्टिंग से देखने को मिला। इसका मेंशन 805 से 833 एडी तक रूल करने वाले गुर्जर प्रतिहार किंग नागभट्टा II के रिकॉर्ड्स में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सौराष्ट्र में कई पिलग्रिमेज साइट्स विजिट की, इंक्लूडिंग सोमेश्वर। हालांकि इस रिकॉर्ड पर हिस्टोरियन रोमिला थापर कहती हैं कि ये रिकॉर्ड्स टेम्पल एग्जिस्टेंस को इंप्लाई नहीं करते हैं और उस समय तक ये बस एक पिलग्रिमेज साइट मात्र ही था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पॉसिबली चालुक्य किंग मूलराज ने सोम यानी मून गॉड को डेडिकेटेड टेम्पल्स पहली बार इस साइट पर 997 सीई में बनाए। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि शायद मूलराज ने बस पहले से बने एक स्मॉलर टेम्पल को रेनोवेट कराया होगा। 1950 के बाद हुए सोमनाथ साइट के एक्सकेवेशंस ने सोमनाथ टेम्पल के अर्लीएस्ट नोन वर्जन्स के कुछ फैक्ट्स को रिवील किया। एक्सकेवेशंस में एक 10th सेंचुरी टेम्पल के फाउंडेशन स्टोन्स मिले और साथ ही एक टेम्पल के वेल डेकोरेटेड वर्जन के नोटेबल ब्रोकिंग पार्ट्स और डिटेल्स मिले, जिसे गुजराती हिस्टोरियन मधुसूदन ढाकी महमूद गजनी द्वारा डिस्ट्रॉय किया हुआ टेम्पल मानते हैं। साथ ही एक्सकेवेशन करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट बीके थापर कहते हैं कि 9th सेंचुरी में सोमनाथ पाटन पर एक टेम्पल स्ट्रक्चर डेफिनेटली था। हालांकि उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। सोमनाथ को लेकर सबसे इनफेमस इवेंट 1026 में हुआ, जब भीमा I के रूल में टर्किश मुस्लिम रूलर महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को रेड और प्लंडर किया। साथ ही टेम्पल की ज्योतिर्लिंग को भी तोड़ दिया गया और इस लूट में गजनी अपने साथ 20 मिलियन दीनार्स की वेल्थ ले गया।
हालांकि 1038 एडी के गोवा के एक कदम्ब किंग के इंस्क्रिप्शन पर रिलाय करते हुए रोमिला थापर मानती हैं कि 1026 के गजनी के रेड के बाद टेम्पल की कंडीशन अनक्लियर है, क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन टेम्पल की कंडीशन या गजनी के रेड्स पर पजलिंगली साइलेंट था। इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि टेम्पल को सिर्फ 12 इयर्स में क्विकली रिपेयर किया गया था और 1038 आते आते फिर से ये एक एक्टिव पिलग्रिमेज साइट बन गया था। रोमिला थापर इसका ये मतलब निकालती हैं कि गजनी रेड में टेम्पल का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन न होकर शायद सिर्फ डेसिक्रेशन हुआ हो। खैर, महमूद ऑफ गजनी की 1026 एडी की इस रेड को 11th सेंचुरी के पर्शियन स्कॉलर अल-बरूनी ने भी कंफर्म किया था। अल-बरूनी महमूद ऑफ गजनी के कोर्टियर थे और उन्होंने 1017 से 1030 एडी के बीच कई ओकेजन्स पर महमूद के ट्रूप्स को अकंपनी किया। इसके अलावा अल-बरूनी रेगुलर इंटरवल्स में नॉर्थ वेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन में भी रहे थे। अल-बरूनी के साथ साथ 1026 सीई की इस रेड को और भी कई इस्लामिक हिस्टोरियंस जैसे गर्दीजी, इब्न जाफिर और इब्न अल-अथीर ने भी कंफर्म किया है। अल-बरूनी ने यह लिखा है कि महमूद ने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया और उसके रेड्स का मोटिव सिर्फ टेम्पल को प्लंडर करना ही नहीं बल्कि एक ट्रू मुस्लिम के राइचियस आइकोनोक्लाज्म को सेटिस्फाई करना भी था। और महमूद जब वापस गजनी लौटा तो वो हिंदू टेम्पल्स के कॉस्टली स्पॉइल से लेडन था। हालांकि अल-बरूनी इन रेड्स को ओब्लिकली क्रिटिसाइज करते हैं, जिसकी वजह थी इंडियन प्रॉस्पेरिटी का रूइन किया जाना। रेड्स की वजह से सभी फॉरेनर्स को लेकर हिंदूज में एंटेगनिज्म का डेवलप होना और साथ ही महमूद के कॉन्कर्ड रीजन से हिंदू साइंसेस के स्कॉलर्स का लार्ज स्केल पर डिपार्चर करना। बरूनी के अलावा साउथ एशियन हिस्ट्री और इस्लामिक स्टडीज स्कॉलर जमाल मलिक के अकॉर्डिंग 1026 में गुजरात के वेल नोन पिलग्रिमेज सोमनाथ टेम्पल के डिस्ट्रक्शन ने महमूद की आइकन ऑफ इस्लाम के रोल को क्रिएट करने में मेजर रोल प्ले किया। साथ ही इस टेम्पल का डिस्ट्रक्शन इस्लामिक आइकोनोक्लाज्म के पर्शियन स्टोरीज में एक क्रूशल टॉपिक बन गया। 11th सेंचुरी और उसके बाद के कई इस्लामिक हिस्टोरियंस ने अपने पब्लिकेशंस में सोमनाथ के डिस्ट्रक्शन को एक राइचियस एग्जाम्पलरी डीड के फॉर्म में इंक्लूड किया। एक तरफ जहां इस बात ने पर्शियन साइड को एपिक ऑफ कॉन्क्वेस्ट की कल्चरल मेमोरी के थ्रू इंस्पायर किया और इन्हीं स्टोरीज और क्रॉनिकल्स ने महमूद को पर्शिया में मुस्लिम्स के एग्जाम्पलरी हीरो और इस्लामिक वॉरियर के स्टेटस पर एलिवेट किया, तो वहीं सोमनाथ ने हिंदूज को अपने रिकवरी, रीबिल्डिंग की टेल्स और एपिक्स ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू इंस्पायर किया। हालांकि 1169 के एक इंस्क्रिप्शन के रिकॉर्ड्स के अनुसार 1143 से 1172 एडी तक रूल करने वाले कुमारपाला ने वुडन टेम्पल को रिप्लेस कर सोमनाथ टेम्पल को एक्सीलेंट स्टोन वर्क के साथ रीबिल्ड किया और इसमें जूल्स स्टड कराए। लेकिन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को लीड करते हुए उलुग खान ने गुजरात का इन्वेजन किया और वाघेला किंग कर्ण को हराने के साथ ही सोमनाथ टेम्पल को फिर से प्लंडर किया गया, जिसके बाद 15th सेंचुरी के कान्हाड़े प्रबंध और 17th सेंचुरी की नैणसीरी ख्यात में लिखा मिलता है कि जालौर के चाहमणा राजा रावल कान्हड़दे ने जालौर के नजदीक दिल्ली आर्मी पर अटैक करके सोमनाथ आइडल को रिकवर किया और हिंदू प्रिजनर्स को रिलीज कराया। लेकिन कई और सोर्सेज का मानना है कि आइडल को दिल्ली ले जाया गया था और वहां पर उसे मुस्लिम्स के पैरों से क्रश कराया गया। ऐसा क्लेम करने वाले सोर्सेज में अमीर खुसरो का खज़ैनुल फुतुह, जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोजी शाही और जीना प्रभा सूरी का विविध तीर्थ कल्प जैसे कंटेम्पररी और नियर कंटेम्पररी सोर्सेज शामिल हैं। इसीलिए पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सोमनाथ आइडल के कान्हड़दे द्वारा रेस्क्यू की स्टोरी पोस्ट कंटेम्पररी राइटर्स की एक फैब्रिकेशन हो। हालांकि ये पॉसिबिलिटी भी बताई जाती है कि खिलजी की आर्मी अपने साथ मल्टीपल आइडल्स को दिल्ली ले जा रही थी और शायद कान्हड़दे की आर्मी ने उसमें से एक को रिट्रीव कर लिया हो। खैर, इसके बाद 1308 में सौराष्ट्र के चूड़ासमा किंग महिपाल I ने टेम्पल को रीबिल्ड कराया और 1331 से 1351 के बीच उनके बेटे खेंगरा ने यहां लिंगम को स्थापित कराया। हालांकि एक बार फिर 1395 में मंदिर को दिल्ली सल्तनत के अंडर गुजरात के लास्ट गवर्नर जफर खाना ने डिस्ट्रॉय किया और आने वाले कुछ ही सालों में फिर से 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने टेम्पल को डेसिक्रेट किया। मुस्लिम रूलर्स के कंटिन्यूअस रैवेजेस झेलने वाला ये टेम्पल मुगल पीरियड में भी सेफ नहीं रहा।
और 1665 में मुगल एम्परर औरंगजेब ने बाकी टेम्पल्स के साथ ही सोमनाथ टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स दिए। औरंगजेब ने साथ ही ये वार्निंग भी दी थी कि अगर हिंदूज ने टेम्पल में वर्शिप को दोबारा रिवाइव किया तो टेम्पल को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया जाएगा। हालांकि नॉर्दर्न इंडिया में मराठा एक्सपेंशन के चलते कई डिटीरियोरेटेड टेम्पल्स को रिवाइव किया गया और 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ टेम्पल को रीबिल्ड कराया। आज इस टेम्पल को ओल्ड सोमनाथ या अहिल्याबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो मेन सोमनाथ मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस तरह मिडीवल पीरियड में सोमनाथ मंदिर ने अनेकों आक्रमणों का सामना किया। अब आगे देखते हैं ब्रिटिश राज के समय इसके इतिहास को। वैसे तो उस दौरान बहुत खास डेवलपमेंट नहीं हुए, लेकिन ब्रिटिश राज के टाइम प्रोक्लेमेशन ऑफ द गेट्स एक फेमस इवेंट रहा। आइए जानते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश राज एंड सोमनाथ। दोस्तों, 1842 में ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो ने प्रोक्लेमेशन ऑफ द गेट्स इशू किया, जिसके तहत उन्होंने अफगानिस्तान में काबुल की बैटल फाइट कर रही ब्रिटिश आर्मी को ये ऑर्डर्स दिए कि वो गजनी होते हुए इंडिया आए और महमूद ऑफ गजनी के टूम से सैंडलवुड गेट्स को वापस इंडिया लेकर आए। ऐसा माना जाता था कि ये गेट्स महमूद सोमनाथ टेम्पल के प्लंडर के टाइम यहां से ले गया था, और एलनब्रो के इंस्ट्रक्शंस के चलते जनरल विलियम नॉट ने सितंबर 1842 में गेट्स को रिमूव कर लिया और 6th जाट लाइट इन्फेंट्री की एक पूरी रेजिमेंट को वो गेट्स इंडिया लाने के काम में लगाया गया। हालांकि इंडिया आने पर वो गेट्स ना तो गुजरात डिजाइन के पाए गए और ना ही इंडियन डिजाइन के। साथ ही वो गेट्स सैंडलवुड के न होकर गजनी नेटिव देवदार ट्रीज के थे, जिसके चलते इन्हें सोमनाथ से ऑथेंटिक नहीं माना गया। हालांकि ये गेट्स आज भी आगरा फोर्ट के आर्सेनल स्टोर रूम में प्लेस्ड हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हुए सोमनाथ टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग 1950 टू 1951। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के पहले वेरावल जूनागढ़ स्टेट का पार्ट था, जिसके रूलर ने 1947 में पाकिस्तान ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। इंडिया ने इस एक्सेशन को कंटेस्ट किया और एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करने के बाद जूनागढ़ को एनेक्स कर लिया गया, जिसके बाद 12 नवंबर 1947 को इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल स्टेट स्टेबलाइजेशन के लिए आर्मी को डायरेक्ट करने जूनागढ़ जाते हैं। उसी विजिट में उन्होंने एक बार फिर से सोमनाथ टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स दिए और इसके बाद जब पटेल, के.एम. मुंशी और कांग्रेस के बाकी लीडर्स सोमनाथ के कंस्ट्रक्शन के प्रपोजल को लेकर गांधी जी के पास पहुंचे तो गांधी जी ने इस मूव को सपोर्ट किया। साथ ही उनका कहना था कि रिकंस्ट्रक्शन में लगने वाला पैसा पब्लिक से कलेक्ट किया जाए और टेम्पल को स्टेट से फंडेड नहीं होना चाहिए। जहां एक तरफ प्रोजेक्ट से एसोसिएट होना गांधी जी ने खुद के लिए प्राउड मोमेंट बताया था, तो वहीं रेनोवेशन से पहले ही गांधी और पटेल की डेथ हो गई, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम फिर के.एम. मुंशी के अंडर कंटिन्यू रहा, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर थे। कंस्ट्रक्शन फेज में अक्टूबर 1950 में रूइंस को पुल डाउन किया गया। साथ ही टेम्पल साइट पर प्रेजेंट मॉस्क को कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स की हेल्प से कुछ किलोमीटर्स दूर शिफ्ट कर दिया गया और फाइनली 11 मई 1951 को के.एम. मुंशी के इनविटेशन पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने टेम्पल के लिए इंस्टॉलेशन सेरेमनी को परफॉर्म किया। दोस्तों, इस हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट टेम्पल की हिस्ट्री को समझने के लिए सोमनाथ टेम्पल साइट और कोस्ट लाइन को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के लिए कई बार एक्सकेवेट किया गया। आइए समझते हैं इस मॉन्यूमेंट के आर्किटेक्चरल हिस्ट्री को। आर्किटेक्चरल हिस्ट्री। दोस्तों, सबसे मेजर एक्सकेवेशन टेम्पल के पोस्ट इंडिपेंडेंस रिकंस्ट्रक्शन के पहले 1950-51 में कंप्लीट किया गया, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर्स में से एक बी.के. थापर लीड कर रहे थे। बी.के. थापर की स्टडी ने 10th सेंचुरी या उससे पहले के एक लार्ज टेम्पल के डायरेक्ट और सब्सटैंशियल एविडेंस प्रेजेंट किए। साथ ही थापर ने यह एस्टिमेट किया कि ओल्डर टेम्पल लगभग 9th सेंचुरी का बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के स्कॉलर ढाकी के अकॉर्डिंग ये कंस्ट्रक्शन 10th सेंचुरी में 960 से 973 सीई के बीच हुआ था। इसके अलावा थापर स्टडी में कई आर्टिफैक्ट्स और रूइंस एंशिएंट स्क्रिप्ट के एविडेंसेस के साथ पाए गए, जो बेसिकली ब्राह्मी या उसके बाद की प्रोटो नागरी या नागरी स्क्रिप्ट्स थी। दोस्तों, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में मिले ये एविडेंसेस
सोमनाथ पाटन की एंटिक्विटी को लगभग फर्स्ट मिलेनियम कंफर्म करते हैं। हालांकि दोबारा सोमनाथ टेम्पल के पास कुछ सोमनाथ पाटन साइट्स को 1970s में M.K. धावलिकर और Z.D. अंसारी की लीड में एक्सकेवेट किया गया। इस बार कई लोकेशंस पर डीपर डिगिंग्स की गईं, जिसने ह्यूमन सेटलमेंट के 5 पीरियड्स के एविडेंस रिपोर्ट किए। इसके बाद 1992 में M.K. धावलिकर और इंडस वैली स्टडीज के लिए फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेगरी पॉशल ने प्रभाष पाटन पर अपनी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के एनालिसिस की रिपोर्ट सबमिट की, और इनकी एनालिसिस में सोमनाथ साइट प्री सेकेंड मिलेनियम BCE पीरियड से ही एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंसेस शो करती है। साथ ही उन्होंने इसमें एक पीरियड को प्री हरप्पन फेज के फॉर्म में भी डेट किया है। लेकिन ये डिस्कवरीज या तो सिरेमिक्स थीं या वेयर्स और ज्वेलरी, यानी उन्हें कोई भी एंशिएंट टेम्पल पार्ट्स नहीं मिले थे। दूसरी तरफ चार्ल्स हर्मन की क्रिटिकल रिव्यू के अकॉर्डिंग जो भी एविडेंसेस अवेलेबल थे, उनमें से कोई भी प्री फर्स्ट मिलेनियम BCE एरा के सोसाइटी और कल्चर से डायरेक्ट लिंक्ड नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि इस बात के परसुएसिव एविडेंस मिलते हैं कि प्रभास पाटन एक अर्ली हड़प्पन साइट थी, जहां सेडिमेंट्री फार्मिंग के साथ कैटल शीपिंग भी प्रैक्टिस की जाती थी। हालांकि इसके अलावा जो प्रभास पाटन माउंट्स एक्सकेवेट किए गए वो 2000 से 1800 BCE के कंटिन्यूड पोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स के एविडेंस शो करते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, ये थी कहानी इस फेमस मॉन्यूमेंट की, जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के साथ साथ हिंदुइज्म के फ्रीक्वेंट अप एंड डाउन का भी इंपॉर्टेंट सिंबल रहा। कई फॉरेन इन्वेजन्स और स्ट्रक्चरल डैमेजेस के बाद भी इस टेम्पल का एक एक्टिव पिलग्रिमेज साइट बने रहना न सिर्फ इस मंदिर की इंपॉर्टेंस को बल्कि हिंदुइज्म के रेजिलिएंट नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इस टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शंस कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी के कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल मेमोरी को बनाए रखने के एफर्ट्स को भी दिखाता है। दोस्तों, सोमनाथ टेम्पल के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और लोकल पॉपुलेशन के वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए उस रीजन में मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स एक बड़े बूंद साबित होंगे, और प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा इस दिशा में लिए जा रहे इनिशिएटिव्स वाकई प्रेजवर्दी हैं।